औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बयदकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आशिक़ान पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, ये फ़ा टीवी ह्यूस्टन से खादिम पाकिस्तान और ग़ुलाम रसूल अपने प्रोग्राम शहरनामे के साथ हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, हमने बहुत से प्रोग्राम पेश किए आपकी खिदमत में, सियासत पे पेश किए, कल्चर पे किए। आजकल उमर शरीफ के जो बैंक की प्रॉब्लम हुई है, जितना पैसा वो पाकिस्तान लेके गए हैं, हस्पताल के लिए कैसे लेके गए हैं, हुंडी के ज़रिए लेके गए हैं, बैंकों के ज़रिए लेके गए हैं, यह पैसा यहीं मौजूद है, उस पर बहुत गुफ्तगू चल रही है। और जिस तरह से कत्ल की धमकियाँ उमर शरीफ ने दी हैं, इस पर काफ़ी गुफ्तगू हो रही है और अब आहिस्ता आहिस्ता इसको पाकिस्तान का मीडिया भी उठा रहा है। आज हम उस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। आज हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल शख्स की बेटी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज़्ज़त है। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि इनकी बात करने लगा फैज़ अहमद। फैज़ तो इस दुनिया में है नहीं, अक्सर उनका तबसरा करता हूँ। रियाज शाहिद भी इस दुनिया में नहीं। उसी पाए का एक शख्स, उसी तरह का मुकाम रखने वाला जैसे फैज़ अहमद फैज़ का है, जैसे हबीब जालब का है, अहमद बशीर साहब को नहीं जानता हूँ। जी हाँ, उनकी माशाल्लाह 4 बेटियाँ, हर बेटी ने अपने मुकाम पर नाम कमाया। आज हमारे स्टूडियो में उनकी सबसे बड़ी बेटी मौजूद है यहाँ पर, नीलम अहमद बशीर साहबा। राइटर हैं, इनके वालिद भी राइटर थे, ड्रामा नगार थे, कहानियाँ लिखते थे, जर्नलिस्ट थे, बहुत कुछ किया उन्होंने, पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की। और अब वो सब कुछ अपनी बेटियों के हवाले कर गए और इसी तरह से कारवां चलता रहता है। मैं कहता हूँ ना, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, एक कारवां बनता गया। बस कारवां बनता रहे, पाकिस्तान के लिए आप काम करते रहें। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम बहुत खुशकिस्मत हैं हमारे शहर में, नीलम अहमद बशीर साहबा, जिन्होंने काफ़ी अफसाने लिखे, फिक्शन स्टोरियाँ लिखी, आजकल किताब लिख रही हैं जो पब्लिश होने वाली है। कई किताबें लिखी, उन्हीं की ज़ुबानी उनसे सुनेंगे, वो अपने बारे में बताएंगी, कुछ थोड़ी सी अपना तारफ़ मुझसे बढ़कर कराएंगी कि वो क्या करती रहीं। बुशरा अंसारी का नाम कौन नहीं जानता? पूरा पाकिस्तान का बच्चा बुशरा अंसारी को जानता है और उनकी खिदमात को पहचानता है और कदर करता है। पाकिस्तान की पाए की फ़नकारा है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली फैमिली है। ये हों, इनकी दूसरी बहनें हों, सब पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं और इनकी कोशिश होती है कि किस तरह से हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमारी माँ यानी हमारे पाकिस्तान को इज़्ज़त मिले। आइए मुलाकात कराते हैं। आज आपकी बहुत खुशकिस्मत है, बड़े फ़ख्र से मिलाते हैं आज आपको हम नीलम अहमद बशीर। वेलकम टू ह्यूस्टन, आप हमारे प्रोग्राम में आई, बहुत शुक्रिया। अब आप हमारे जबरदस्त तारुफ कराया कि मैं थोड़ी देर के लिए दंग रह गई कि बाजी को तारुफ। देखिए, मैंने आपका कोई तारुफ नहीं कराया, आप तो पाकिस्तान समझ ली, आप पाकिस्तान हैं, ये तो है। यू आर ए फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। आपके वालिद ने जो काम किया, जितनी अच्छी जर्नलिज्म की उन्होंने खिदमत की, जो कुछ उन्होंने किया, वो तो मैं बयान ही नहीं कर सकता। आपने बड़े अफसाने लिखे, बड़ी किताबें लिखी, किस तरह से इसका शौक़ पड़ा आपको? वालिद से पड़ा या कुछ वो जीन में होता है ना जी? तो किस तरह से पढ़ा? सबसे पहला नावल या सबसे पहली कहानी आपने कौन सी लिखी और कैसे लिखी? कुछ तो घर का माहौल ही अदबी था, क्रिएटिव लोग आते जाते थे, आर्टिस्ट आते जाते थे, म्यूज़िशियन, मेरे बाप को, मेरी माँ को, हम सबको मौसीकी का बहुत शौक़ है, लिखने पढ़ने से भी बहुत दिलचस्पी है। तो एक ऐसा माहौल मिला जिसमें ये सब आपकी सलाहियतें जो हैं ये नमू पाती हैं और आपको इनकरेजमेंट मिलती है। हालांकि हमें कभी बहनों को किसी ने ये नहीं कहा था कि तुमने लिखना है या तुमने ड्रामे में जाना है, या कभी किसी ने कहा नहीं। इस लिहाज से हमें कभी ये नहीं कहा गया कि तुम लोगों ने ये काम करना है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है जो आपके अंदर सलाहियत होती है वह वक्त मिलने पर ख़ुद ब खुद बाहर आ जाती है। और बेशक आपको कोई कहे ना कहे, लेकिन जैसे दरख्त खुद ब खुद फूल देने लगते हैं, तो इसी तरह ये फूल खिलते चले गए। और मैं खुश हूँ कि हम सब ने अच्छे काम किए। मेरी बहनें माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं और अपने अपने मैदान में उन्होंने अपना अपना नाम कमाया है। मैं भी थोड़ा बहुत कलम चला लेती हूँ और ये वाकई मेरे माहौल का ही असर है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में उसका शुमार होता है ड्रामा नगारी। भारत हमसे सीखता है। हम फिल्मी दुनिया से भारत से बहुत पीछे रह गए थे। अब कुछ जियो टीवी ने, ARY ने, इनकी काफ़ी काविशों से, इनकी
कंटिन्यू वर्क से कुछ इतने अच्छे टैलेंट, इतने ज़बरदस्त फनकार पाकिस्तान में मौजूद हैं, अब अच्छी म्यारी फिल्में बनने लगी। हमने अपने टीवी प्रोग्राम पे एक दिन कहा था कि अगर इसी तरह से पाकिस्तान में चलता रहा तो 5 से 10 साल के अंदर हम भारत के मुकाबले पे आके खड़े हो जाएंगे या उनको पीछे छोड़ जाएंगे। बात पीछे छोड़ने की नहीं थी, बात होती कम्पीट करने की। उनके पास बहुत बड़ा मुल्क है, हमारे पास छोटा सा मुल्क है। उस छोटे से मुल्क में हमें खुदा ने इतना खूबसूरत मुल्क दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ने कितना प्यारा पाकिस्तान हमको दिया है। हम उसमें नॉर्दर्न पाकिस्तान में स्लाइड्स बना सकते हैं, यानी जैसे जैसे स्कीज़ होती हैं। कोई सीरियल लिखने के बारे में सोचा कि सीरियल लिखें आप, और आपको ये ऑफर आई? नहीं, वो होती है बातचीत, लेकिन बात ये है कि मेरी ज़िंदगी कुछ इस तरह से है कि मैं सफ़र बहुत करती हूँ, अमेरिका में बहुत रहती हूँ, पाकिस्तान में भी रहती हूँ, तो उसमें इन चीज़ों में टिक के बैठना पड़ता है, तो इसमें मेरी मुसाफत बहुत ज़्यादा आड़े आती है। लेकिन चूँकि मैं अफसाना निगार हूँ बेसिकली, तो अफसाना में लिख लेती हूँ, नज़में भी लिखती हूँ, वो काम तो कहीं भी चल जाता है। बहुत अच्छा लिख रहे हैं लोग, सीरियल लिखें, कोई भी जो मैदान है वो एक दूसरे से कम नहीं है। यह है कि वो शोबिज़ में क्योंकि आप आ जाते हैं तो आपको शोहरत ज़्यादा मिलती है, तो लेकिन कुछ चंद कहानियाँ लिखने वाले वो मुझे भी जानते हैं, तो ठीक है, मैं मुतमईन हूँ। बुशरा ने बहुत से ड्रामे लिखे, सीरियल्स लिखी, बड़ा काम किया, और आपने किताबें लिखी। आपकी जो पहली किताब थी वो कौन सी थी और किस मौजू पे आपने वो किताब लिखी? इत्तेफाक से वो किताब इस वक्त मेरे पास है, ये मैं आपको दिखाई देती हूँ। इसका नाम है गुलाबों वाली गली, और ये पहली ही किताब, अपने मुंह से मैं कहूँ तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसने काफ़ी धमाका कर दिया और लोगों को लगा कि ये कोई मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ लिखती है। ये मेरी सेकंड एडिशन है उस पर, तो ये मेरी पहली किताब थी, और इस चीज़ को अब तकरीबन 20 साल होने को आए। इस दौरान मैंने 8 किताबें लिखी, और अब मेरी 9वीं जो है वो ज़ेरे इशाअत है, और सिलसिला चलता रहता है। लेकिन ये मौजू इस तरह से है कि मैं चूँकि अमेरिका में भी रहती थी, तो मेरे जहन में बहुत सी कहानियाँ थी, और मैंने अमेरिका के बारे में बहुत सी कहानियाँ देखी और महसूस की। और फिर ये होता है ना कि आपके अंदर जो एक तख्लीकी जौहर होता है, उसने फूटना तो होता है, तो वो लेकिन मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान जाकर ही मैंने लिखना शुरू किया, क्योंकि उस ज़माने में ज़िंदगी कुछ ऐसी थी कि सिमटी हुई थी, कोई इतना एक्सपोजर नहीं था। मैं वहाँ गई तो मुझे पाकिस्तान जाकर मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली, और मैंने ये किताब लिखी। उसके बाद बस फिर सिलसिला इस तरह से चला कि मेरी पजीराई बहुत हुई अदबी हलकों में। अगर ना होती तो शायद मुझे इतनी हौसला अफजाई ना होती और मैं ना लिखती, लेकिन शुक्र है कि बड़े बड़े अदीबों ने मेरे काम को पसंद किया, सराहा, उससे सिलसिला चलता चला। पहली किताब लिखी जो भी आपने दिखाई है, ये किस मौजू पर है? मैं अफसाने लिखती हूँ, ज़्यादातर मेरा यही काम है कि अफसाने, ये कहानी होती है वो लिखती हूँ। अफसाने चुरा कर हम उस पर अगर टेलीफिल्म बना दें या फिल्म बना दें, नहीं, चुरा लें आपसे, मुझे बुरा क्यों लगेगा? इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, काम आगे जाना चाहिए, फैलना चाहिए। और आप बाल्टीमोर आई, आप यहाँ पर आई, ह्यूस्टन में, सैन एंटोनियो में आई। ह्यूस्टन में आपको इनवाइट किया गया है, आपके लिए शो तरतीब किया गया है? बस दोस्त हैं काफ़ी अहबाब जो कि मैं आती हूँ तो मिलना चाहते हैं, और ज़ाहिर है तकरीबन 40 साल से ज़्यादा अमेरिका में आना जाना है, तो बहुत वाकफियत भी है, और अब लोग जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो फिर मुझे जानते हैं, तो वो मिलना चाहते हैं, मैं भी खुश होती हूँ, मुझे भी अच्छे लगते हैं, मैं फिर मिलती हूँ सबको। आप ह्यूस्टन में और अमेरिका में, आप कैलिफोर्निया भी गई हैं, कि बहुत सी कम्युनिटी यहाँ पर कुछ डिस्टर्ब भी है। पाकिस्तान से शादी करके बच्ची को लाया जाता है यहाँ पर, उसके बाद उसको अब्यूज़ किया जाता है जी। उसको सिस्टम समझ नहीं आता, उसको डराया धमकाया जाता है, ज़रा से बोली तो डिपोर्ट करा देंगे, ये कर देंगे, तुमने ग्रीन कार्ड के लिए शादी की, तुमने ये किया। और लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, उनको भी पेटियों से, मुझे अक्सर पता है एक लड़के को पेटियों से मारा जाता था। वो खामोश था कि उसकी 5, 6, 7 बहनें थीं कि वो यहाँ शहरियत ले ले, पैसे कमाए और माँ बाप को भेजे। कभी आपने सोचा इस पर दर्दनाक सा एक अफसाना लिख के कहानी? मैंने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, ऐसी भी हैं और दूसरी तरह की भी हैं। उसमें पाकिस्तानी जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी भी मसाइल हैं, उनकी ज़िंदगियाँ हैं, क्योंकि ज़ाहिर है 8 किताबें लिखी हैं तो कहानियाँ तो बहुत हैं। तो बाहर बात ये है कि देखें, अमेरिका भी एक बहुत ही अच्छा मुल्क है क्योंकि इतने लोगों को पनाह देता है। मैं इसको बड़ा पॉजिटिव लेती हूँ कि आप यहाँ अपने आज़ादी से रह रहे हैं, आप यहाँ जगह जगह मस्जिद बनाते हैं, जगह जगह इबादत करते हैं, अपने जलसे करते हैं, कोई रोकता नहीं है। उसके निस्बत आप पाकिस्तान में आपको कोई आज़ादी नहीं है, मजहबी आज़ादी नहीं है, आप चर्च नहीं खोल सकते, आप जूश अपना वो नहीं खोल सकते,
कोई इबादतगाह हिंदू नहीं खोल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल अमेरिका की जो पॉजिटिव बातें वो हैं, और जाहिर है कि मुआशी तौर पर लोग बेहतर यहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं, इसीलिए आते हैं ना। तो अगर हमारा पाकिस्तान इतना स्टेबल होता, इतना मजबूत होता कि सबको रोज़गार देता, तालीम देता, सेहत देता, तहफ़्फ़ुज़ देता, तो लोग वहीं रहते। तो ये हमारी हुकूमतों की नाकामी है आज तक 70 साल तक कि हमने अपने शहरियों को वो ज़िंदगी ही नहीं दी जिसकी वजह से वो वहाँ रहना पसंद करें। मुझे तो पाकिस्तान बहुत पसंद है, और मैं चाहती हूँ मज़ीद इम्प्रूव करें और बेहतर हो। आपने जो ड्रामों की बात की कि हम अच्छा ड्रामा कर रहे हैं, फिल्में बना रही, बिल्कुल सही बात है। उसकी वजह ये है कि लोग अब तालीम याफ्ता ज़्यादा हो गए हैं, उसमें लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं और लड़के भी पढ़ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग इस काम में आएंगे तो अच्छा काम। हमारी शोबिज़ की इंडस्ट्री भी इम्प्रूव कर रही है और होनी भी चाहिए। मैं बड़ी खुश हूँ इससे, क्योंकि तरक्की आगे की तरफ होनी चाहिए, पीछे की तरफ नहीं। बनती थी पाकिस्तान में तो किसी ख़ास इलाके से जाके लड़कियों को लाया जाता था। अब माशाल्लाह कॉलेज ग्रेजुएट हैं, एमए पास हैं, किसी ने पीएचडी की हुई है, और उससे इंडस्ट्री साफ़ हो गई। बड़ा मयार आ गया, ऊपर आ गया मयार इंडस्ट्री का। वो चीज़ नहीं रही कि लोग घबराते थे, ओ माय गॉड, बदनामी का टीका था। उसमें भी बहुत सी ख़वातीन ने सर्वाइव किया और बहुत अच्छा काम किया, ज़बरदस्त काम। जैसे हमारी साहब का अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह देने की, और सुल्ताना साहिबा हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। सुबिया खानम ने बड़ा अच्छा काम किया, उनको एक फिल्म थी एक गुनाह और सही, उसमें वर्ल्ड अवार्ड भी मिला कि मेले में बहुत कुछ मिला पाकिस्तान को। आप मुझे बताइए कि कभी आपने सोचा कि आप ड्रामे में काम करें? आपकी बहनें करती हैं, फिल्मों में काम करें कुछ? जब वक्त था, अगर मैंने कुछ करना था तो जब करती। अब मैंने नानी दादी बन के भी क्या, उससे क्या फ़र्क पड़ता? नानी दादी, दिल जवान होना चाहिए। नहीं नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन उम्र की रखिया, दिल होना चाहिए था जवान। नहीं, मुझे कोई इतना शौक भी नहीं है। मैं थोड़ा आराम भी करती हूँ। वो उसमें सारा दिन जब मेकअप करके लोग वो बैठती हैं ना सुबह से रात तक, मैं कहती हूँ तुम लोगों का हौसला है, मेरे से मुझे नहीं। या तो कोई बहुत ऐसा रोल हो जिंदगी लाफानी। जैसे एक बार मैं इंडिया में गुलजार साहब से मिली थी, तो वो भी कहानी लिखते हैं, मैं भी, मुझे जानते हैं। तो मैंने कहा मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आपके ड्रामे में या कहानी में, फिल्म में आपकी नौकरानी की भी कोई नौकरानी होगी तो आप मुझे रोल देंगे तो मैं कर लूँगी। लेकिन ऐसा या तो कोई बहुत बड़ा काम हो कि वाकई मैं कहूँ कि वर्थ वाइल है, आई हैव टू डू इट, ऐसा कुछ है नहीं। तो बाकी ये सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, करते रहे। सोच आई अमेरिका में कुछ जुल्म भी होते हैं। बिल्कुल 9/11 के बाद मुसलमानों का रहना यहाँ बहुत मुश्किल दुश्वार हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर रात के बाद एक सुबह होती है। प्रेसिडेंट ओबामा ने अभी 2-4 रोज़ पहले एक ऐसा बयान दिया है, एक ऐसा एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किया है कि इस्लाम इज़ पार्ट ऑफ अमेरिका। मुसलमान औरतों को हिजाब की इजाज़त दे दी है। आप अगर कोई उन्हें हिजाब करने से रोके तो उन्हें सज़ा मिलेगी। इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक ऐसी कहानी लिखी, एक ऐसी फिल्म बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा था मैं बेगुनाह हूँ। ठीक है। वो कहानी आपको मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। एक बच्चा पाकिस्तान से जॉब करने के लिए आता है, तो यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप है क्रिश्चियंस का जो कि किसी से भी, और ख़ासकर मुसलमानों से बहुत नफरत करता है। वो उसके ऊपर कुत्ते छोड़ देते हैं, कुत्ते चीर फाड़ देते हैं उसको, एक छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए दिखाई देते हैं उस बच्चे के। अच्छा। फिर उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक के चले जाते हैं। उसके माँ बाप पाकिस्तान में परेशान है कि बच्चा अमेरिका गया और उसका क्या हुआ, वो मर चुका है। और बड़ी दर्दनाक किस्म की वो कहानी थी। जब मैंने लिखी तो मैं कहानी लिखते हुए रो रहा था, तो मेरा बेटा जो पुलिस में है वो आया मेरे पास, मुझे देखता है, बड़े डैडी व्हाई आर यू क्राइंग। मैंने कहा बेटा ये लिख रहा हूँ, इतने दर्दनाक डायलॉग मेरे दिमाग से निकल रहे हैं। जब आप लिखते हैं ना तो फिर आपके दिल से, आप, मुझे पता है आप राइटर हैं तो आपको अंदाज़ा, आपकी फीलिंग आ जाती है, कहानी में समा जाते हैं, आप समा जाते हैं उसमें। अब आप बताएं कि इस वक्त आप कौन सा कोई ड्रामा या अफसाना या कोई कहानी लिख रही हैं जो आप या अमेरिका पे है या पाकिस्तान? बहुत बड़ी कहानी है, पाकिस्तान की हर दीवार पे और हर जहन पे लिखी गई है। उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है मुझे फ़िलहाल। अफसोस की बात है कि होना चाहिए लेकिन नहीं है। मैंने एक नावल अभी मुकम्मल किया है पाकिस्तान में आने से पहले यहाँ, वो भी अमेरिका पे है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का बहुत हिस्सा यहाँ गुजरा है और ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मेरे लिए मुल्क हैं, मेरे मुल्क हैं, क्योंकि मैं यहाँ रही हूँ और वहाँ भी रहती हूँ, दोनों को मैं ओन करती हूँ। उसमें मैंने जो आपने जिक्र किया 9/11 के हवाले से कहानी लिखी है, एक नौजवान की कहानी है। और फिर ठीक है उनके साथ ज़्यादतियाँ भी हुई और उनके ऊपर जो गुजरी, लेकिन मैं इस तरह से नहीं देखती कि जैसे हम हर चीज़ पे अमेरिका को इल्ज़ाम दें। देखिए हमारे अपने मुल्क में हम शिया सुन्नी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं,
हम लोग नॉन मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, हम सिंधी पंजाबी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। पहले अपने मुल्क को तो सही कर लें, ये तो फिर दूसरों का मुल्क है। तो मैं कहती हूँ कि हर एक को जीने दें, एग्जिस्ट करने दें, आप फ्रीडम दें आप अपने। और सारे इब्राहिमी रिलीजन हैं, अब्राहमिक रिलीजन्स, एक ही हज़रत इब्राहिम से निकले हैं। भाई आप क्यों लड़ते हैं? एक ही खुदा है, क्या है, एक ही, उनसे आपका बाप दादा तो एक ही था, आगे से उनके बच्चे फैल गए, क्यों लड़ते हैं आप? क्या मतलब ये मान के और वो मान के क्यों? वाई इज़ देयर सो मच डिफरेंस? मैं मजहबी रवादारी को पसंद करती हूँ, मैं पसंद करती हूँ कि सब लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करें। मेरे लिए कत्ल और गारत बिल्कुल भी वो नहीं है काबिल कबूल। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ उससे। तो मैं ये हाँ अमेरिका में ये मसाइल पैदा हुए हैं, उसके बावजूद मैं ये कहती हूँ आपके मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए, यहाँ रह रहे हैं, बड़े सुकून से रह रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, जो बच्चे वहाँ से आते हैं शादियाँ करके, जैसे आपने बताया, वो मसाइल भी हैं। फिर वही बात है ना कि अगर हमारा मुल्क इतना स्टेबल होता, इतना मजबूत होता, इतना हर तरीके से आपको प्रोवाइड करता, तो क्यों आते लोग? सोल्यूशन है। मैंने मियाँ साहब को भी कहा, जनरल मुशर्रफ साहब को कहा कि मैं एक रात में पाकिस्तान ठीक कर सकता हूँ अगर आप एक काम कर लें। वो क्या? तो बड़े मुस्कुराए। वो क्या? जैसे आपने कहा वो क्या, तो मैंने कहा इंसाफ, ट्रांसफर इंसाफ पर, और पुलिस वालों का एहतसाब, वो इंसाफ, हर चीज़ पे इंसाफ। वो इंसाफ जब तक आप नहीं करेंगे ना, ये तो बहुत बड़ा काम करना है आपने। मेरी बात सुनिए, ये छोटा काम तो नहीं है ना? तो बहुत छोटा काम अगर आप करना चाहें। अब अगर आप सऊदी गवर्नमेंट की तरह गवर्नमेंट चलानी चाहें, अवाम कुछ है नहीं, अल्लाह वकील 1000 दरम दिया और चलो बात खत्म। वहाँ औरतें कार भी नहीं चला सकती। वो तो खैर उनको क्या, उनका क्या जिक्र, जाहिलों का मुल्क है। मुझे तो वो तो बदुओं का कंट्री है। उन्होंने जो हाजियों के साथ किया है, तौबा तौबा इस्तग़फ़ार है। मुझे बड़ी मजे की बात है कि हमने उस पर एक प्रोग्राम किया। कैसे आप उनकी इज्जत कर सकते हैं? लेकिन हमने एक प्रोग्राम उस पर किया जो वहाँ पर सानिया हुआ। मैंने कहा सऊदी भगदड़ मची, हाजियों की गलती थी, उन्होंने हाजियों पे डाल दी। हाजियों में कैसे आपने एहतमाम किया था, आपको एक तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाहिए। मैं यरूशलेम गया हूँ, मैंने यहूदियों को इबादत करते हुए देखा इसराइल में, मैंने वहाँ मुसलमानों को बैतुल मुक़द्दस के अंदर देखा है किस तरह से डिसिप्लिन सब चीज़ चलती है। आपने 10 लाख 20 लाख लोग बुला लिए हैं, आपने इंतज़ाम नहीं किया, तो आपकी नाअहली है ना। मैंने यही कहा था। मेरी बात सुने, वो इसलिए नहीं करते कि उनके नज़दीक ये दूसरे जानवर है। हाँ, मर जाए तो क्या है, कॉकरोच है, जानवर है, कॉकरोच है ये। आप मर रहे हैं, मरो। बाजी आपको एक ऐसी बात बताऊं, सऊदी बादशाह, सऊदी अरब का बादशाह यहाँ आया, एक रात, बादशाह की बात कर रहा हूँ कि शहजादे की नहीं, एक रात में उसने $6 मिलियन जुए में हार दिए। अरे बादशाह जुआ गुनाह में उड़ा देते हैं। अभी अमेरिका में स्कैंडल हुआ है, $1 मिलियन औरत पे डांस करते हुए फेंक दिया। देखें, उन लोगों को तो आप छोड़ दें, वो तो कहना चाहिए कि खुदा ने अगर उनके तेल की दौलत दी है तो उसको इतना मिसयूज कर रहे हैं। मुसलमानों के सगे नहीं है। आपको एक ऐसी बात बताओ, 80% वो अमेरिका में इन्वेस्टर अमेरिका के कंट्रोल में। उनके बाद सद्दाम को क्यों मारा था कि वो उस पे डॉलर यूरो में डील करना चाहता था, डॉलर्स में नहीं। ये सब जी। और गद्दाफी को क्यों मारा था? वो गोल्ड करेंसी बनाना चाहता था, उसको मार दिया। तो ये पॉलिटिक्स है, इस पे मैं क्या कहूँ, कोई हमारा सियासी प्रोग्राम नहीं है। हम बेबस हैं, लेकिन हम लोग अफसोस ज़रूर करते हैं और हमें एहतजाज भी करना चाहिए। नाज़रीन, ये हमारा सियासी प्रोग्राम तो है नहीं। सियासी प्रोग्राम मैं करता हूँ हालात हाज़रा पर। आज मेरे पास एक इंटेलेक्चुअल खातून बैठी हैं जो राइटर हैं, ड्रामा निगार हैं। वो अहमद बशीर की बेटी हैं जो एक बहुत बड़े सहाफ़ी थे पाकिस्तान के, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत खिदमत की, सहाफ़त की। उनकी बेटी आपके साथ बैठी है और उसने किताबें लिखी हैं, ड्रामे लिखे हैं, अफसाने लिखे हैं, बहुत कुछ किया है और आगे भी इंशाल्लाह बहुत कुछ करेंगी। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। अमेरिका में रह कर भी उन्होंने बहुत कुछ किया और पाकिस्तान जाकर भी बहुत कुछ किया। दोनों मुल्कों के दरमियान एक सफ़ीर हैं, ये समझ लें कि ये पाकिस्तान के, हम लोग जो हैं, जो हम अमेरिका में रहते हैं, आप सोचें कि आप पाकिस्तान की चलती फिरती सफारत हैं। खुदारा कोई ऐसा काम ना कीजिए जिससे बदनामी पाकिस्तान पर आए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है गीबत। अगर हम वो छोड़ दें, बाजी ने भी कहा कि कौन करेगा इंसाफ, सोचने वाली बात है, कौन करेगा? जहाँ आवाम उसी भेड़ को दोबारा वोट दे देते हों, वहाँ क्या कि चले हुए कारतूसों को छोड़ें। और एक मज़े की बात बताऊं, अपने मुल्क की मोहब्बत तो पहले पैदा करें दिल में। आपको एक बात बताऊं, जिन हाथों में पेंसिल और कागज़ हो, जो लिखते हो, वो हाथ में पेंसिल और कागज़ ये पेश करते हैं, ये है। और जिन हाथों में पेंसिल और कागज़ नहीं है, वो ये तालिबान पेश करते हैं। फैसला आपने करना है, पेंसिल कागज़ या बंदूक। पाकिस्तान में 2% खर्च किया जाता है
ऑफ द बजट। तो कोई क्या पढ़ेगा और उसका जहन कैसे खुलेगा, वो क्या सोचेगा। वो मदरसों में लोग 10-10 बच्चे भेज देते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, घर में माँ बाप के पास खाने को नहीं होता। तो वहाँ रोटी भी मिल जाती है, मौलवी का सोटा भी मिल जाता है और उसकी ब्रेन वॉशिंग भी हो जाती है, और उसके बाद वो अपना हूरों की तलाश में 15 साल में निकल खड़े होते हैं। तो बात खत्म। आप बच्चे ही कम पैदा क्यों नहीं कर लेते? एक बात बड़ी जबरदस्त बात की, चाइना में एक ही बच्चा पैदा होता है, दूसरा बच्चा नहीं। चले 2 कर लें। अच्छा नहीं, हमने भी 3 जगह चाइना को देख नहीं, वो बात ही मेरे भी माशाल्लाह 4 है माशाल्लाह। पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई प्रोग्राम रहा ही नहीं पाकिस्तान की हुकूमत में। पहले फिर भी होता था बच्चे 2 ही अच्छे, ये वो सब खत्म। जब अय्यूब मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान के सदर थे तो उनकी बेटी औरंगजेब के यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए। अय्यूब खान ने उस पर फैमिली प्लानिंग लाने की कोशिश की तो औरतों ने एक जुलूस निकाला, सानू कहता है नो नो ते अपनी जम्मे दो। बड़ा ज़बरदस्त वो जुलूस था, मुझे याद है मैं उस पर टीनेजर था, मैं उस जुलूस को देखता गया, औरतों के जुलूस को। कहती हूँ अगर मुझे कोई दे पाकिस्तान, मैं सबसे पहले फैमिली प्लानिंग कराऊँ, सबको करानी चाहिए। 7 बच्चे एवरेज हैं पाकिस्तान की, पता है? 7 काम ही नहीं है ना इसके अलावा। के बाद वो आपके पास एजुकेशन नहीं, उसके बाद काम ही नहीं। आपके बच्चे क्या खाएंगे, तालीम क्या हासिल करेंगे, अल्लाह से भीख मांगेंगे, नंगे फिरेंगे। मैंने खुद जाके बस्तियों में इंटरव्यू किए हुए, आप यकीन करें। मैं अफगानी बस्ती में चली गई थी, आदमियों ने इतने बड़े बड़े पगड़ बांधे थे 100 गज के, और बच्चियों के पास कपड़े थे, बच्चियों के। लिटिल गर्ल्स वर गोइंग विदाउट क्लोथ एंड आई आस्क्ड देम कि ये बच्ची के पास कपड़े नहीं है, नंगी फिर रही है, आपने 16 मीटर का ये पगड़ बांधा है सर पे, तो आप क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कि हम उम्मत बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा क्यों? अमेरिका से लड़ेंगे। मैंने कहा आपके बच्चे के पाँव में जूते भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, आप अमेरिका से लड़ेंगे? जहालत की तो इंतहा है। प्रोग्राम में नाजरीन याद कीजिए, मैंने हमेशा ये कहा कि अगर आपको दुनिया में तरक्की करनी है तो तालीम हासिल करें। सबसे ज़्यादा तालीम आपको औरत को देनी चाहिए, मर्दों से भी ज़्यादा तालीम याफ्ता आपको औरतें चाहिए। क्यों? उसने माँ बनना है, उसने घर चलाना है, उसने औलाद पैदा करनी है और उसने आपके ख़ानदान को लेके आगे चलना है। जिस कौम की माँ पढ़ी लिखी होगी उस कौम के बच्चे कभी पिस्तौल बंदूक नहीं उठाएंगे। लेकिन जब हम देते हैं वो कहते हैं इनकी शादियां करो। वही अब्बा जी भी तो सही हो ना, पहले लड़कियों को देखें ना, तालीम आएगी, बेचारी क्या करे, बेबस है वहाँ क्यों आते हैं। और यहाँ पर आके वो तबलीगी जमात के बहुत बड़े रुकन है, बहुत करते हैं अपना वो बढ़ाने। ये कालू कमबख्ता कहता हूँ मैं, उन्हें कहता हूँ कालू कमबख्ता। देखिए जी, मैं तो ऐसी चीज़ों को बहुत नापसंद करती हूँ क्योंकि ये आप अपनी आसानियों के लिए आप आ जाते हैं। अच्छा, सारे मुल्ला जो हैं ये अमेरिका के खिलाफ बयान भी देते हैं और कौंसलों में, मैंने खुद आंखों से देखा, कौंसलेटों में दौड़े लगा रहे होते हैं वीज़े मिल जाए अमेरिका के। If you hate America, then why you coming here? जब मैं पैदा हुआ ना तो वहाँ वो गोलियाँ चला, उस ज़माने 303 की बंदूक होती थी। तो मेरा मामू आया इलाका खैर से, वो आके बोलता है ओचे ये क्या करते हैं तू, गोली चला, हमारे यहाँ लड़का पैदा है, कोई लड़की थोड़ी, ओचे तोप चलाओ तोप। ये तो उनकी जहनियत थी, वो लड़का पैदा हुआ तोप चलाओ, लड़की पैदा हुई तो कोई शोक मनाओ। दैट्स रॉन्ग, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। बहुत सोच को तब्दील करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल बाजी, हमें सोच तब्दील करनी है। बाजी ने जो कहा फैमिली प्लानिंग, 2 बच्चे दैट्स सफिशिएंट, आप उसको तालीम दे सकते हैं। देखिए, आप ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं ना, आप उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। हाँ? क्योंकि आप उन्हें खिला नहीं सकते, आप उन्हें पढ़ा नहीं सकते, आप उन्हें अच्छी लाइफ दे नहीं सकते, तो आपने क्यों पैदा किए हैं? वो गलियों में, मेरे अपने पाकिस्तान में मैं रहती हूँ, गलियों में 7-7 बच्चे छोटे छोटे रुल रहे होते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं है, कोई किसी के घर में कुछ अब्यूज़ भी होते हैं। 7 एक पेट में 8वां वाला। और मैं तो अपनी लड़ पड़ती हूँ लोगों से, मैं कहती हूँ फिर तुम तो यार हो। वैसे छुपती फिरती हैं ये औरतें जो काम वाली होती हैं कि बाजी देख लेगी, क्योंकि मैं बड़ी एंटी हूँ उसके। क्यों? मैं जब उनके बच्चों को देखती हूँ ना कि वो कैसे नंगे फिर रहे हैं और भूखे जगह जगह, और चोरियाँ भी करते हैं, क्राइम भी बढ़ता है, इसी से सब कुछ होता है ना। अब नसरीन, आप फिर कहते हैं जी हुकूमत में महंगाई बहुत है। महंगाई क्यों? आप देखिए महंगाई है, पॉपुलेशन 7 बच्चों को 5000 की तनख्वाह में आप कैसे खिलाएंगे? फिर आप चोर ही बनेंगे ना, जाहिर है, जेब कुतरे बनेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे तो डाकू बनेंगे। टाट के स्कूल में पढ़ो, जो भी आपको याद होगा पिछले अपने प्रोग्राम मैंने कहा था, टाट का स्कूल हो या कॉन्वेंट हो या कोई भी हो, हमारा टोटल निसाब पाकिस्तान में एक होना चाहिए। हर स्कूल को मयारी एजुकेशन होनी चाहिए, इस तरह से मैंडेटोरी कर दिया जाए पाकिस्तान में, मैंडेटोरी, जैसे अमेरिका में मैंडेटोरी एजुकेशन हाई स्कूल तक। और 15 साल से उम्र, 16 साल की उम्र से पहले बच्चा स्कूल क्विट नहीं करता, उसके माँ बाप को पनिश दी जाती। मैंडेटोरी कर दिया जाए कि हर बच्चा एजुकेशन को दिलचस्पी नहीं ना है तालीम से, और हमें BA तक एजुकेशन पाकिस्तान में फ्री कर देनी चाहिए, मैंडेटोरी। मुश्किल ये है, यहाँ पर हमारे ह्यूस्टन में एक हाफिज साहब हैं, यहाँ उनका एक मदरसा है, अल्लाह ही रहम करे। अजी उन्होंने अपनी बेटी को घर बैठा दिया उठा के स्कूल से। स्कूल वाले आए थे, कहने लगे हम होम एजुकेशन दे रहे हैं,
15 साल की 14 साल की 14 साल की थी, पाकिस्तान ले जाकर उसकी याद है, जुर्म है, 14 साल की बच्ची की शादी का दी, 15 साल की हुई तो उसको तलाक हो गई। ऑब्वियसली होनी थी। अब अंदाजा लगाए। मुझे समझ नहीं आती जो ऐसे लोग हैं फिर वही। एक मुल्ला वो होता है जिसने सारी जिंदगी रिसर्च की होती है, एक मुल्ला वो होता है जो दूसरी जमात रिसर्च वाला मुल्ला कहाँ है, मुझे दिखाएं कभी। सुने ना मेरी मैंने तो बात, सुन ले मेरी बात। एक मुल्ला वो होता है जो दूसरी जमात से भाग जाता है, माँ उसको जाके मस्जिद में दाखिल कर देती है, बेटा कुरान अल्लाह तो सीधा बंद अल्लाह मियाँ कर देगा, तो वो कुरान हिफ्ज़ कर लेता है, उसको कुछ पता नहीं होता, वो सारी ज़िंदगी तकलीफ है, उसको कुछ पता ही नहीं है, बस वो वैसे ही होते हैं ना। हाँ, ये हमें जो है ना हमारे मुल्क में दूसरी जमात से भागे हुए मुल्ला है, इनको मैं कहता देखिए फिर वो बात इकोनॉमिक्स की आ जाती है। इतने बच्चे जब होते हैं आप घर में नहीं इनको खिला सकते, आप मदरसे में डाल देते हैं। बाजी आपको कैसी खबर सुनाऊं, आपके अफसाने में काम आएगी, सच्ची खबर। ह्यूस्टन में एक मुल्ला है, अच्छा, जब आपकी तलाक हो जाती है तो आप मौलवी है, मस्जिद का बहुत बड़ा इमाम है, हाफिज़ कुरान है, मदरसा भी चलाता है, वो मौलवी ये कहता है कि अगर तलाक हो गई है तो बीवी मेरे पास भेज दो, मैं खामोशी से हलाला कर लूँगा, 2000 डॉलर, 2-4 दिन के बाद मैं फिर 10 दिन जितना भी उसका मूड होता है, लेकिन उसमें ज़रूरत पूरी करनी पड़ती है। और आप औरत को किस चीज़ की आप सज़ा दे रहे हैं? हाँ, उसका आपने औरत को तलाक दे दी, किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं? बताएं, औरत को क्यों सज़ा मिलेगी? आदमी आप वो जाए हलाला करे, दूसरे मर्द के पास जाए, फिर तलाक ले, फिर पहली बात ही कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है। हलाला का जो लॉ है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि तलाक अपनी मर्जी से वो देगा, वो अपनी मर्जी से देगा। आपने अगर सेटअप कर लिया है कि बाद में तलाक देनी है और फिर आप शादी करेंगे, ये हराम है, आप कर ही नहीं सकते। आप वो मौलवी यहाँ हलाले कराता है, पता नहीं कितने हलाले करा चुका है। पीछे जो केस हुआ था उसने 2 महीने उस लड़की को तलाक नहीं दी, उसमें उसका दिल आ गया हुआ था, तो उसमें उसने तलाक नहीं दी, तो कहने लगा अभी 1-2 महीने और रखूँगा। अब उस लड़की को किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? मैंने उस खातून से ये तो रेप है। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उस खातून की आंखों में, मैंने उसका इंटरव्यू लिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी आंखों में आंखें डाल के मैंने उससे एक सवाल किया। मैंने कहा जिस शख्स ने तुम्हें तलाक दे दी है, इतना प्यार है उसे तुम्हें कि उन्हें किसी और आदमी की जीनत बना दी है तुम्हें, अब फिर तुम किस तरह उसके पास वापस जाओ? फिर तुम्हें तलाक दे दी तो वो सोचने में मजबूर हो गई, वो बेचारी भेड़ बकरी है, वो सोचने में मजबूर हो गई। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारी एजुकेशन क्या है? कहती मैंने मैट्रिक की हुई है। मैंने कहा तुम्हारे पास टाइम है, जिस मुल्क में तुम रहती हो ये एजुकेशन देता है। हमने उसको नाज़रीन परमिशन लेके दी, उसको जब तलाक हुई उसको शेल्टर लेके दिया, अब वो माशाल्लाह BA कर चुकी है और अकल आ गई उसको, वो आदमी के पास वापस नहीं गई। क्यों करती हैं बर्दाश्त? सॉरी, नहीं करना चाहिए ना। नहीं, वो डरी हुई औरतें हैं, पाकिस्तान की औरतें डरी हुई औरतें हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, उनको अकल नहीं होती, उनको पता नहीं होता कहाँ जाना है, घर वाले भी हाथ नहीं रखते सर पर। आप खुद सोचें, जब लड़की घर से विदा होती है तो माँ कहती है बेटा जिदो मर्जी आ जाए खावंते ना लेते तेरी उठो जनाजा निकले। अब वो जब सोचती है घर में जाए तो ताने मिलते हैं। अब 6 बच्चों के साथ वो औरत कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? कहाँ उसको जॉब नहीं मिलनी, जॉब के लिए जाएगी तो 1000 आंखें उसका पीछा करेंगी। क्या बेगैरती फैला रखी है हमने। बगैर तो जॉब वैसे नहीं मिलती। तालीम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तालीम तालीम तालीम, औरतों को तालीम दो, बच्चों को तालीम दो, इनको घरों में बिठा के ना रखो कि गया इसकी शादी कर देनी है, इसने सिर्फ बर्ची खाना चलाना है, उसने माँ बनना है। औरत ने कौम चलानी है पाकिस्तान की, उसने मुल्क चलाना है। आपने मुल्क की औरतों को अगर तालीम दे दो तो देखो पाकिस्तान तरक्की कैसे करता है। जितनी दहशतगर्दी वो मर्द करते हैं, औरत तो नहीं करती। तो अगर ये काम औरतों के हाथ में आप दे दें, मसाइल जो है मामलात, तो बहुत चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। भाजी आपने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? मैं क्या इलेक्शन लड़ूंगी? मैं तो बोलती रहती हूँ बस ऐसी बात। तो आप ऐसे करें, आजकल तो बड़ी पार्टियां पाकिस्तान में बनी हैं। वो एक वो जो क्रिकेट का कैप्टन है, क्या नाम था उसका अजीब सा, उसने भी पार्टी बना ली, इमरान खान, उसने भी पार्टी बना ली है, लेकिन वो भी कहते हैं CIA का एजेंट है। भाई खुदा ही जाने, लेकिन मुझे उनसे ये है कि वो ईमानदार है, मैं इतना जानती हूँ। आपको पक्का पता है? हाँ, क्योंकि उसने अस्पताल बहुत अच्छा बनाया। हाँ, ये बात मैं जो क्रेडिट है ना काम उसने किया है नहीं है। हाँ। और आवाम के लिए कुछ ना कुछ तो किया ना, बाकी ने कुछ भी नहीं किया। अजी साहब हमारे शहर में उमर शरीफ साहब कत्ल की धमकी दे के गए हैं यहाँ पर। कौन? उमर शरीफ साहब, तारक हमीद को इन्होंने एक सवाल कर दिया उमर शरीफ पे कि इतना पैसा आप 10 साल से जमा कर रहे हैं, आपने अस्पताल कब खुलेगा, कब होगा? तो इसको वो जो माँ बहन की गालियाँ दी हैं, तो जानते हो तो देखे ना फिर मैं कौन हूँ, मेरे सामने किसी की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जब उन्हें पता चला कि किस टीवी चैनल से मुंसलिक है, उससे मनसूख है, तो कहने लगे माफ़ कर दो भाई, हाथ जोड़ के पीछे माफ़िया मांग सबके सामने। सच में गलती हो गई, मैं शुगर का मरीज़ था, मैं दिल का मरीज़ हूँ, गुस्से में मेरे मुँह से निकल गया। बोरी का नाप तक बता दिया इसको। फिर जानते हो मैं कौन? हम तेरी बोरी का नाप ले लेंगे। देखे ना, ये अब अंदाज लगाए जिस मुल्क में ऐसे फनकार हों
जिन्हें आप इतना जानते हैं, इज्जत करते हैं, आप ट्रस्ट करते हैं। बाकी 10 साल में अस्पताल नहीं बना, इमरान खान ने बना तो इमरान ने तो बना के दिखा दिया ना, और वो नमल और यूनिवर्सिटी भी बना रहा है, और भी बना रहा है। मैं कोई वो नहीं हूँ, कोई इमरान की कोई ऐसी नहीं, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जो काम उसने अच्छा किया है उसमें तारीफ करनी चाहिए। नमल यूनिवर्सिटी बनाई उसने, अस्पताल बनाया, अभी भी कुछ कर रहा है वो, और पेशावर में बना रहा है, गुड फॉर। और दूसरी बात, उसने क्रिकेट की टीम घर से बीवी से नहीं बनाई, 2 ही बच्चे पैदा किए शायद, 2 ही। हाँ तो बस ठीक है, 2 काफी है, अब इससे तो शायद होगा नहीं। अब क्या करने हैं, जरूरत नहीं है, 3-4 उसके पहले पैदा करना कोई वो बहुत बड़ी नहीं, नहीं, मेरा मतलब है अब उसके माशाल्लाह बच्चे अपने अपने हो गए ना, बस ठीक है, खुश है वो। तेरे मेरे अपने अपने हैं। अब आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? अगर आपको सीट ऑफर हो तो आप क्या करें? तौबा करें, मैं इतनी बेईमान नहीं हूँ ना, मैं क्या करूँ? तो बेईमान लोग जीतते हैं वहाँ, मेरे से बेईमानी नहीं होती। तो आप बेईमानी खत्म करें ना, आए खतून को साथ, आप औरतों को साथ मिलाएं। उठा के नाम पता नहीं, चांद बीबी के क्या ऐसा कोई नाम था मुझे, तो ऐसे मैंने उससे बातें की, क्योंकि जब मैं किसी पॉलिटिकल को मिलती हूँ तो आई स्टार्ट टॉकिंग कि आप क्या करती हैं ना, आपने क्या किया है, क्या करती हैं आप, तो वो तो घबरा गई, मुझे कहती है आप बताइए मैं क्या करूँ। मैंने कहा आप मुझे कह रही हैं, सीट आपने संभाली हुई है, इदारा आपके पास है, फंड आपके पास है, आप यू आस्किंग मी कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा मैं तो पॉलिटिकल बंद में तो पूछी आपने किया क्या है जो अभी बैठी हुई हैं 2-3 साल से यहाँ पे, वो बच्चे सरों में दुपट्टे लेके तस्वीरें उंगली होती हैं असेंबलियों में, वो क्या है औरतें, वो तो पता नहीं किस वजह से जीती हैं, उनके खामदों ने, चाचों ने जो उनको जिता दिया है, दे आर इनकेपेबल टोटली। मैं नाज़रीन अक्सर कहता हूँ 3 फीट का कद ऊपर 5 फुट की दाढ़ी, तो सब बकवास है, सब बकवास। भाई अब आप मुझे, मैं इस पे अड़ गया हूँ, आप मुझे बताएं, आप जैसी खातून हमें सियासत में चाहिए, आप लिखती हैं, सब कुछ करती हैं। फैज़ अहमद फैज़ ने, मैं आपको अपनी कुछ चीज़ें याद है उसने क्या लिखा, हम देखेंगे, याद है जो पता है मेरे डायरी में लिखा हुआ है, हम देखेंगे, तो लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, पता नहीं कब देखेंगे। नहीं, लेकिन आप क्यों नहीं दिखाती हमें, उठे आप। मैं नहीं, आप देखें अपना अपना, हम आपको यहाँ से चंदा इकट्ठा करके अपना काम होता है ना, तो बात चंदा मुझे लगेगा कि मैं पता नहीं इलेक्शन के लिए जरूरत है। बात सुने, याद एक आदमी है वो रोज इलेक्शन लड़ता है, डॉक्टर से कहती है मेरे सारे डॉक्टर मेरे खामद को चंदा दें, वो 1-2 करोड़ जमा करके चला जाता है। मुझे पैसे से मोहब्बत नहीं, देखे मैंने कोई सोना नहीं पहना हुआ, बिल्कुल मैंने भी नहीं पहना, आई एम अ वेरी नेचुरल पर्सन, आई वेयर कॉटन, आई डू नॉट लाइक सोना, आई एम बेसिकली मैं सादा खाना खाती, सादा घर में रहती हूँ, सादी सी गाड़ी चलाती हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है। ये लोग तो हैं अपॉर्चुनिस्ट, लेकिन काश के इनके अंदर खुदा ज़मीर इनका जगा दे कभी, पाकिस्तान के लिए कुछ भाई। कुछ मुल्क हैं दुनिया में, मैं आपको सिर्फ इस बात बता रहा हूँ, कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनके हुक्मरान, जिनके मिनिस्टर साइकिल पे काम पे जाते हैं, साइकिलों पे जाते हैं, बसों में खड़े डंडे पकड़ के, हमने भी देखा जाते हैं। और हमारे यहाँ 5-5, 4-4 करोड़ की गाड़ियाँ होती हैं जो उनको दी जाती हैं, करोड़ों का बजट। अभी मियाँ साहब आए, ये हराम है। वैसे आप लोग बड़ा हराम हलाल करते हो कि लड़की लड़का पार्क में फिर रहे हैं तो हराम हलाल हो गया, लेकिन जो आप लोगों का माल लेके जो 16 गाड़ियों में जब घूमते हो तो क्या हराम नहीं है ये? बाजी अभी हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब आए यूएनओ में तकरीर करने पूरी बारात के साथ। क्या यहाँ पर जियो, ARY, समा, दूसरे जितने भी टीवी चैनल उनके नुमाइंदे मौजूद नहीं थे? इतनी बड़ी पलटन बारात, सुनने वाला कौन था? सारा हॉल खाली था, आधा हॉल खाली था। और फिर तकरीर की इंग्लिश में, सबने अपनी अपनी ज़बान में की, इन्होंने हालांकि उनको तो इंग्लिश भी नहीं आती, उर्दू में बोल लेते। भाई उन्होंने BA किया हुआ, कैसे बताते? मैं गवर्नमेंट कॉलेज से BA किया हुआ, जो एसोसिएट डिग्री के बराबर है अमेरिका में। अरे खुदा के वास्ते हमारी ये कौमी ज़बान है मियाँ साहब, वो खुदा दा वास्ता जान लो। चीनी बोलेगा, रूसी बोलेगा, सबने यही किया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने हिंदी में तकरीर की। अच्छा, और उनकी आप देखें कुर्ता शलवार देखते हैं आप, दे ऑलवेज वेयर देयर ड्रेस। हमारे कॉम्प्लेक्स के हमारे लोग सूटों में आएंगे, और तो बस मुझे बड़ी मजे की बात है, मुझे एम्बेसी से बुलावा आया इनविटेशन आया कि आप मियाँ साहब आ रहे हैं और डिनर आप आएँ। मैंने कहा आप मुझे बताएं कि $500-600 की टिकट खर्चूँ, $200-400 होटल का दूँ, $1,500 खर्चने के बाद मैं जाऊँ, 2 दिन ज़ाया करूँ, 1 दिन जाने का, 1 दिन वहाँ और 1 दिन आने का, 3 दिन लगे। मैं ज़ाया करूँ, मैं $300 घंटा लेता हूँ इन्वेस्टिगेशन का। मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं जाऊँगा $1500 खर्च किया एक वो छोटी सी स्टेक खाने के लिए, या टर्की खाने के लिए, या चिकन ब्रेस्ट खाने, फोटो खिंचाने के लिए। फोटो भी नहीं खींची जाती, धक्के मारते हैं वहाँ, फोटो भी नहीं खींची जाती। आपको मैं क्या बताऊँ? तो बाजी आप मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान को क्या कहेंगी, पाकिस्तान की आवाम आपको आप क्या कहेंगी, किस तरह से मुल्क? एक तो ये कि आप रोशन ख्याली को अहमियत दें, जो कदामत परस्ती है ना उसको छोड़ दें, क्योंकि हमारे मुल्क लोग जो ना वो बड़ा बैकवर्ड हो गए हैं। जब देखें मैं जब यंग थी, आप होंगे जब 70s, मैं तो अभी भी यंग हूँ, मैं तो खैर प्लास्टिक सर्जरी कराए बगैर कराऊंगा। 70s में हमने ज़माना गुजारा हुआ है,
बड़ा लिबरल था। लाहौर में पढ़ती थी कॉलेज में, हम लोग सरेआम सड़कों पे घूमते थे, हमें कोई फ़िक्र फाका नहीं था। लड़कियाँ स्लीवलेस भी पहनती थी, फ्लैपर्स, खुले पजामे, कोई बॉदर नहीं करता था, आराम से होता था। हत्ता कि मैं अपनी स्कूल की कॉलेज की बात है, लाहौर कॉलेज की 69 की शायद बात है, कि मैं बस में चढ़ी हुई थी, घर जा रही थी, तो मैंने एक गाड़ी देखी, उसमें भुट्टो साहब थे। अच्छा, और मैं ज़ाहिर है उस वक्त मैं भुट्टो लवर थी, हमारा ख़ानदान सारा भुट्टो लवर था, ठीक है। मैंने शोर मचा दिया पूरी बस में, भुट्टो 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 भुट्टो। भुट्टो साहब ने मुझे वेव किया। ही वॉज जस्ट इन अ सिंपल कार विद मैनी पीपल। ये नहीं कि उनके कोई एंटोराज जा रहा था उनका, कि पूरी प्रोटोकॉल, ना जी ना, आराम से। मैंने देखा है भुट्टो भुट्टो भुट्टो, मैंने शोर मचा दिया, तो सारे लोग देख ले कि भुट्टो साहब ने हमें हाथ हिलाया, अब गाड़ी चली गई। वो ज़माना देखें और आज के हुक्मरानों को देखें आप, इतना फ़र्क पड़ गया है। ये तो बस पैसा लवर है सिर्फ और सिर्फ। तो ये कि एक तो तालीम हासिल करें, और ये जो है ना, मतलब आप मुझे पसंद नहीं करेंगे लोग कहना, लेकिन मैं कहूँगी अपने जहन खोलें, बहुत बढ़ाएं। हाँ, बिकॉज बहुत बंद होते जा रहे हैं लोग, बंद होते जा रहे हैं ज़हनी तौर पर। जो किसी ने कह दिया वही मान रहे हैं। अपने आप सोचें, लॉजिक इस्तेमाल करें। इवन मज़हब में भी लॉजिक इस्तेमाल करें कि अगर ये चीज़ हमें कही गई तो क्यों कही गई, इसकी क्या वजह है, कैसे हो सकता है ये। जैसे आपने हलाला की बात की, हम क्वेश्चन करते हैं ना, इस तरह की हज़ारों बातें हैं कि हम क्वेश्चन क्यों नहीं करते, हम रिलीजन को करना चाहिए। कुफर का फतवा ना लग जाए। हाल ही में हमारी ईद कुर्बान हुई जी। मेरा जो कैमरामैन तारिक हमीद है, इसने शेव नहीं की, इसने दाढ़ी और नाखून। मैंने पूछा ये क्या चक्कर, कहने लगा जी वो 10 दिन तक ना मैं शेव कर सकता हूँ ना नाखून काट सकता हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ। कहने मैंने मौलवी साहब को कॉल की, उसने कहा खुदा का हुक्म है। सारी रात बैठ के मैं रिसर्च करता रहा उस पर मुझे। अच्छा, अब मैंने सोचा अगर इसके बगैर आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होनी तो पाकिस्तान में 99.99% की कबूल होती नहीं, पूरी दुनिया में नहीं होती। कभी हजूर पाक ऐसे कैसी बात करके जो उम्मत के लिए बाद में मुसीबत का। अमेरिका में 2 दिन शेव करके नौकरी से निकाल दे पड़े हुए थे। मेरे पास बहुत बहादुर आदमी थे, उन्होंने ऐसा ही कुछ लिखा था, तो मौलवियों ने उनको पर कत्ल का वाकई फतवा लगाया था। तो अब्बा खिड़की में से देख के कहते देखो कोई मौलवी तो नहीं आ रहा, मुझे माने हंसते थे ना। हम लोग कहते थे अब्बा को देखो, इनको कोई खुदा का खौफ ही नहीं, डरता, हम लोग डरते थे। तो वो कहते थे देखो कोई आया तो नहीं, हाँ कोई आए देखो तो जरा, मेरे 2 हाथ करे मेरे साथ आके, क्योंकि अब्बा को नॉलेज थी। देखिए नॉलेज में ताकत होती है, नॉलेज में पावर होती है। ही हैड द आंसर्स, ही कुड टॉक टू एनी मौलवी, ही कुड गिव देम आंसर्स, ही कुड क्वाइट मेक देम क्वाइट। वो कोई आया ही नहीं मिलने उनसे। अगर आप मुझे 2 मिनट दें, मैं अपनी एक नज़म, छोटी सी है लेकिन मतलब काफ़ी वो पसंद है लोगों को। आपकी सारी चीज़ें लोगों को पसंद है, उम्मीद तो है। ये पंजाबी की नज़म है। अच्छा, ये मैं आपको सुनाती हूँ। चुल्हे कोल खलोती जद मैं चूल्हा बालन लगी, चूल्हे कोल खलोती जद मैं चूल्हा बालन लगी, तीली तीली बाली मैं पर तीली कोई ना लगी। एक तीली दा तीला ही नहीं सी, अग लावन दा हीला ही नहीं सी, दूजी दा मसाला ऐना नाकस ते कमज़ोर, अग बलंदा ना लिता लाया किन्ना जोर। गल ते है बड़ी निक्की जई पर मैनू है कल पाए, चंगी माचिस मेरे देश विच क्यों ना कोई बनाए। टिड पाड़न ते धरती साड़न, माँ दी ठंडी गोद उजाड़न, एने आला ते बेनुक्से बम किवें बन जांदे ने। टिड पाड़न ते धरती साड़न, माँ दी ठंडी गोद उजाड़न, एने आला ते बेनुक्से बम किवें बन जांदे ने। पहली वारी ही रगड़ो ते चटपट क्यों फट जांदे, अग दा मींह वसांदे ने। एनी तरक्की मेरे देश ने किंज कर ली है। ये आपने नज़म पढ़ी है, काश इसको लोगों को समझ आ सके कि में दुख है ना अपने मुल्क का, आज आपको समझ आ सके कि इन्होंने क्या कहा है। और आप सुने बाजी को ख़ास पैगाम इन क्लोजिंग आप देना चाहती हों ख़वातीन को, बच्चों को, किसी उसको कैमराज ऑल योर्स। रजत पसंदी, बैकवर्डनेस की तरफ मत जाएं, और जो किसी ने कह दिया उसको ना आप तस्लीम करें और जहन को खोलें, पढ़ें मुख्तलिफ़ चीज़ें। ये नहीं कि ये बता दिया तो बस जैसे कि ये चीज़ फ़लाँ फ़लाँ, नो, आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने आप खुद सोचें कि ऐसे कैसे लॉजिक से काम लें। मैं बहुत ज़्यादा कदामत पसंदी को पसंद नहीं करती। सॉरी। बशीर अहमद साहब की बेटी को, और शुड आई से अहमद बशीर साहब की बेटी को बात करते हुए सुना। तालीम याफ्ता खातून, बाप एक इंटेलेक्चुअल तो बेटियां भी इंटेलेक्चुअल। अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं
और आपने अपनी बच्चियों को तालीम दी है तो फिर दैट्स व्हाट यू विल सी, व्हाट यू हैव जस्ट सीन नीलम अहमद बशीर के रूप में। ये अहमद बशीर साहब की साहबजादी हैं, सहाफ़ी थे हमारे मुल्क के, बहुत अच्छे सहाफ़ी थे, बहुत कुछ लिखा उन्होंने, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। नाज़रीन, एक छोटा सा प्रोग्राम था आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ये प्रोग्राम पेश किया। हालांकि नीलम आपा को पता भी नहीं था कि आज मैं उनका इंटरव्यू लूँगा या टेलीविज़न पे लाऊंगा। क्यों लाया? अपनी बच्चियों को दिखाने के लिए, अपने लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि अपनी बेटियों को तालीम दो, तालीम दो, तालीम दो। बेटों को भी देना, बेटे भी तो सही हो। चादर ओढ़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिजाब करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिजाब और ये दाढ़ी वाड़ी, अंदर से मजबूत हो आप, अंदर से अच्छे बने। ये क्या बात हुई? जाहिर पे क्यों इतना जोर देते हैं आप? अपने बातें गुड पर्सन, इंसाफ पसंद बने, हक बात करें, सच बात करें और किसी के साथ जाती मत करें और जहन खुला रखें। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं। देखिए मेरी बात सुने, आप अमेरिका में रहते हैं, मैं भी। अमेरिका में ख़वातीन मुख्तसर कपड़े भी पहनती हैं ना, वो ख़राब तो नहीं हो जाती उससे? कपड़े पहनने से कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनसाइड। भी सुन ले तो वो कहेगा हयात मर्द से बाहर चली गई, कफर हो गई, अब इसमें इस्लाम नहीं, अब ये वापस करना बड़ो वापस आओ इस्लाम में। ये गलत चीज़ें लिखती हूँ। मुझे कई दफ़ा लोगों ने कहा तुम्हें लोग कोई कुछ कहता नहीं। मैंने कहा नहीं, इसलिए कि मौलवी लोग तो पढ़ते लिखते ही नहीं हैं, उनको क्या पता मैं क्या लिख रही हूँ। बाजी मैंने वो प्रोग्राम यहाँ से बैठ के किए सही कह रही हूँ ना मैंने वो प्रोग्राम किए हैं। अब जिस शख्स के बाद बैठी हैं, मैंने वो एक दफ़ा मेरे ऑफिस में FBI आई। अच्छा। उन्होंने मुझे आके सवाल किया कि ये डॉक्यूमेंट तुमने कहाँ से लिया? मैंने कहा डिक्लासिफाइड है। FBI वालों को मैंने कॉल की, मैंने कहा तुम जाहिल गवार लोग, तुम्हें पता नहीं कि डिक्लासिफाइड है? मैंने उसमें दिखाया था कि हमारे पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म, समझ गया ना किन की बात कर रहा हूँ, वो हमारे कायद आज़म के बाद पहले वज़ीर आज़म, उनका कत्ल अमेरिका ने करवाया था। मैंने दिखाया। ये देखिए, ये तो बड़ी लंबी कहानी है कि भुट्टो को भी किसने मरवाया। नहीं, वो उसमें था कि टेरिबल एग्जांपल ऑफ यू, और उन्होंने बना दी टेरिबल एग्जांपल। भुट्टो साहब एक इंटेलेक्चुअल आदमी थे, उनको भी अमेरिका ने मरवाया, लियाकत अली खान को भी अमेरिका ने मरवाया, ज़ियाउल हक को भी अमेरिका ने मरवाया, मुशर्रफ को भी एंड पे अमेरिका ने उतारा, और अब अपनी मर्जी से क्या पता बेनज़ीर को भी मरवाया, मुझे नहीं पता। उसके पीछे भी बहुत बड़े हाथ हैं। तो ये बातें तो हम करते हैं, ये बातें तो बहुत। आप जानते हैं कि जाने से पहले मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपने मुझे अपनी दिखती हुई आंखों से देखा, सुनते हुए कानों से सुना, धड़कते हुए दिल से महसूस किया। आप चलते हुए दिमाग से सोचें, जो बातें मैंने और नीलम आपा में की, क्या इसमें कोई गलत बयानी थी? सच्चाई और हक़ाइक़ के अलावा कुछ नहीं किया। वो एक राइटर है, एक तालीम याफ्ता आदमी की बेटी है, नाज है हमें उस पर। आपको भी अपनी बेटी पे नाज हो सकता है, अपने बेटे पे नाज हो सकता है, अगर आप उसे तालीम दें। चलते हुए हमेशा कहता हूँ, मैं अकेला ही चला था जानवी मंजिल, मगर लोग साथ आते क्या एक कारवा बनता गया। और मेरी माँ की वो अल्फाज, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। याद रखिएगा एक बात, फॉरगेट अबाउट द रेस्ट, व्हाट इफ इज द बेस्ट। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाओ, जिंदाबाद। और ह्यूस्टन वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपके टीवी का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।